ये पूरा जो कंटेंट है हम आर्थिक भूगोल की पुस्तक जो है उसमें से ले रहे हैं, प्रवालिका पब्लिकेशंस की हैं और इसके लेखक जो है डॉक्टर एस डी मौर्य हैं और ये इलाहाबाद से प्रकाशित होती है। तो इस पुस्तक में से हम इस कॉन्सेप्ट को लेते हैं और पढ़ते हैं कि आर्थिक भूगोल की मौलिक संकल्पनाएं कौन सी है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ठीक है, तो इससे पहले हमने अप्रोचेज को पढ़ा, तो अप्रोचेज जो थे वो 6 प्रकार के थे। आज हम संकल्पनाओं की बात करते हैं कि आर्थिक भूगोल के अंतर्गत कौन कौन सी संकल्पनाएं देखी जाती है या किन किन संकल्पनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो आर्थिक भूगोल है, हमने पता है कि ये मानव भूगोल की एक शाखा है जिसमें मानव की आर्थिक क्रियाओं में स्थान स्थान पर पाई जाने वाली भिन्नता का अध्ययन किया जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर आर्थिक क्रियाओं में क्या भिन्नता पाई जाती है का अध्ययन हम करते हैं आर्थिक भूगोल के अंतर्गत। इस आर्थिक भूगोल की जो विषय है वस्तु, उसमें हमने विभिन्न जो तत्व हैं जिसके अंतर्गत हम कह सकते हैं उसके अंदर मृदा, जल, जैव तत्व, खनिज तत्व, ऊर्जा, प्राकृतिक संसाधन, आखेट, मत्स्य पालन, वनोद्योग, कृषि, पशुपालन, विनिर्माण उद्योग, परिवहन, संचार, व्यापार, वाणिज्य, इन सभी आर्थिक क्रियाओं का हम अध्ययन करते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे कि इसकी जो संकल्पनाएं क्या है, तो सबसे पहली जो संकल्पना है कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी हम आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। अब आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, तो मनुष्य अपनी जीविकोपार्जन करने के लिए जो भी काम करता है, जो भी व्यवसाय करता है, वह उसकी आर्थिक क्रिया है। तो प्राचीन काल में वो क्या करता था, वो फूलों को, कंदमूलों को, जंगली वस्तुओं को एकत्रित करता था, शिकार करता था, मछली पकड़ता था। धीरे धीरे पत्थरों का आविष्कार हुआ, उसने कृषि करना सीखा, यंत्र बना लिए, मिट्टी के बर्तन बना दिए, कृषि के औजार बनाए, कपड़ा बुनने लगा और समय बीता, समूह में रहना सीखा, पशुचारण करना सीखा, मत्स्याखेट भी जारी रहा, वन को उद्योग का दर्जा दे दिया, कृषि के साथ उत्खनन कार्य यानी खनन कार्य, विनिर्माण उद्योग, तो ये जो कार्य हैं वो बढ़ते गए। तो इस प्रकार से हम आर्थिक भूगोल के अंतर्गत विभिन्न आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी होती है, तो सबसे पहले हम प्राइमरी एक्टिविटी की बात करते हैं। तो वे क्रियाएं जो प्रकृति द्वारा या भूमि से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होती है, डायरेक्टली हम प्रथम रूप से भूमि से या प्रकृति से उन्हें प्राप्त कर रहे हैं। जैसे कि हम मछलियों को पकड़ना है, मछलियों को डायरेक्टली हम प्रकृति से ग्रहण कर रहे हैं, शिकार को हम डायरेक्टली प्रकृति से प्राप्त कर रहे हैं, पशुचारण और पशुपालन हम डायरेक्ट प्रकृति से प्राप्त कर रहे हैं, कृषि भी लकड़ी काटना, खान खोदना, ये सब प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय क्रियाओं की बात करें तो सेकेंडरी एक्टिविटी, इसके अंतर्गत जो चीजें यहाँ से प्राप्त हुई प्राथमिक, उससे हम उसे नवीन वस्तु में बदल देते हैं। तो नवीन या उपयोगी वस्तु में बदलते हैं, जैसे कि हमने लकड़ी काटी और लकड़ी से हम क्या बना देते हैं, फर्नीचर बना देते हैं। तो ये विनिर्माण उद्योग। हमने कृषि की और कृषि से हमें गेहूं प्राप्त हुआ, गेहूं से हमने बिस्किट बनाए, ब्रेड बनाए, तो ये हमारा द्वितीय। हमने मछली पकड़ी और मछली से हमने तेल निकाला, द्वितीय। मछली को हमने डब्बे के अंदर पैक और उसके खाने योग्य बनाया, द्वितीय कृत्य। तो ये जिस प्रकार से हमने पशुपालन से हमने दूध प्राप्त किया और दूध से हमने पनीर बनाया, मक्खन बनाया, घी बनाया, तो ये जो है आपके द्वितीयक क्रियाओं के अंतर्गत शामिल होते हैं। तो इसके अंतर्गत निर्माण कार्य भी आता है, ठीक है, विनिर्माण उद्योग आते हैं। इसके अलावा कौन कौन से कार्य आते हैं, तो हम कह सकते हैं कि प्राथमिक क्रियाओं से जो प्राप्त होता है उसको हम एक उपयोगी सामग्री में बदल देते हैं, वो द्वितीयक कार्यों में शामिल होते हैं। तृतीयक या टेरिटरी एक्टिविटी की बात करते हैं, तो उन क्रियाओं को इसमें शामिल किया जाता है जिसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कोई उत्पादन नहीं होता। प्रत्यक्ष रूप से यानी हम कोई नई वस्तु, यानी नहीं तो हम गेहूं उगा रहे हैं और न ही हम गेहूं से बिस्किट बना रहे हैं, दोनों ही क्रिया नहीं, लेकिन हम ऐसी क्रियाएं करते हैं जिनका उत्पादन से कोई लेना देना नहीं, लेकिन वे उत्पादन में सहायक होती है। कौन सा बीज ले कि गेहूं का उत्पादन अधिक होगा, हम किस प्रकार से उसको बेक करें या रोस्ट करें, उसको सेकें या तेल के अंदर फ्राई करें,
तो बिस्किट कैसे बनेगा? बिस्किट के अंदर हम कौन-कौन से इंग्रीडिएंट्स मिला सकते हैं? तो ये जो एक्टिविटी होती है, ये तृतीयक के अंतर्गत आती है। फिर ये बिस्किट जो है, इस बिस्किट को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे कैसे भेजें? केवल गेहूँ से या किसी चीज़ को वस्तु बनाने से उसका उत्पादन नहीं बढ़ता। हम जैसे-जैसे उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर बेचेंगे, उसका प्रचार-प्रसार करेंगे, उसका व्यापार करेंगे, शिक्षा, चिकित्सा, ये सारे जो है यानी जो सेवा क्षेत्र है, सर्विस सेक्टर सर्विस सेक्टर जो है वो इसी के अंतर्गत आता है। तो जैसे कि हमने प्रचार-प्रसार किया कि बिस्कुट अच्छा है, अच्छे गेहूँ से बना हुआ है, बहुत अधिक बिकेगा। उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना खराब हुए जल्दी से जल्दी हम माँग वाले क्षेत्रों में ले जाते हैं, जल्दी बिकेगा, तो उत्पादन भी बढ़ेगा। तो जो सेकेंडरी एक्टिविटी है वो भी बढ़ेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको विनिर्मित किया जाएगा और जब सेकेंडरी चलेगा तो प्राथमिक ज़्यादा से ज़्यादा उसको उत्पादित भी किया जाएगा। तो डायरेक्टली किसी प्रकार का उत्पादन नहीं होता है, लेकिन जो दूसरी जो क्रियाएँ हैं प्राथमिक और द्वितीयक उन दोनों को ही प्रभावित करता है। इसी प्रकार से चतुर्थक की बात करें, क्वॉटरनरी एक्टिविटी की बात करें तो इसमें अंदर विज्ञान, कला, साहित्य, प्रौद्योगिकी और शोध की बात की जाती है। इसको हम चतुर्थक के कि गेहूँ में उत्तम क्वालिटी का पता लगाना, किस प्रकार का गेहूँ अच्छा रहेगा, उसमें क्या नई तकनीकी का प्रयोग किया जा सकता है, गेहूँ से संबंधित रिसर्च करना। ये गेहूँ का उदाहरण है, हम कई और दूसरे उदाहरण भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम थिंक टैंक के रूप में वर्क करते हैं। तो ये है आर्थिक क्रिया की संकल्पना। दूसरी जो संकल्पना है, वह है आर्थिक क्रिया की अवस्थिति की सिद्ध संकल्पना। कॉन्सेप्ट ऑफ लोकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। वह आर्थिक क्रिया किस क्षेत्र पे की जा रही है? जैसे कि कृषि, उद्योग, व्यापार, परिवहन। किसी स्थान विशेष पर अवस्थिति से संबंधित अध्ययन को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। किसी आर्थिक क्रिया के स्थान विशेष पर स्थानीयकरण या अवस्थिति के लिए उत्तरदायी कारकों एवं दशाओं की भौगोलिक व्याख्या की जाती है कि कृषि किन क्षेत्रों में किया जाना उचित रहेगा, उद्योग किस स्थान पर लगाया जाना उचित रहेगा, पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सा परिवहन का साधन ज्यादा विकसित होगा। ये डिपेंड करता है कि वह आर्थिक क्रिया जहां पर परिवहन किया जा रहा है, जैसे उदाहरण के तौर पर कह सकते हैं कि परिवहन का विकास करना है पहाड़ी क्षेत्रों में और वहां पर हम कहूं कि मैं वहां पर एयरपोर्ट बनाऊंगा, मुश्किल है। वहां पर हम ट्रेन चलाना चाहे तो मुश्किल है। हम रेगिस्तानी क्षेत्र में कह सकते हैं कि वहां पर फूलों का बगीचा लगाना चाहे तो मुश्किल है। तो कह सकते हैं कि हम वहां पर आर्थिक क्रिया जो करना चाहते हैं तो वहां वो आर्थिक क्रिया करने से पीछे या उससे पहले हम पता लगाए कि उसकी अवस्थिति वहां पर की जा सकती है या नहीं। इसके लिए क्या करते हैं, तो हम जो सिद्धांत जो पहले से प्रस्तुत किए जाते हैं, कृषि का स्थानीयकरण, औद्योगिक स्थानीयकरण, उन सिद्धांतों का परीक्षण किया जाता है, उसको अप्लाई किया जाता है और जरूरत हो तो उसमें संशोधन भी किया जाता है। तो वॉन क्यूनेन कृषि अवस्थिति का सिद्धांत, वेबर का औद्योगिक अवस्थिति का सिद्धांत, इसी प्रकार से लॉ श्यूअर इजार्ड ने जो अपने मॉडल प्रस्तुत किए उनका हम प्रयोग करें। ये जो वर्ड है, ये लॉ श्यूअर जो इजार्ड है, जैसे जैसे आप स्नातकोत्तर में आएंगे या जो एमए की जो कक्षाएं रहेंगी उसमें आप अच्छी तरीके से जान पाएंगे। तो हम आर्थिक क्रिया की अवस्थिति का भी पता लगाते हैं। फिर है आर्थिक भूदृश्य की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक लैंडस्केप। इकोनॉमिक लैंडस्केप की बात करते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं हमारे क्षेत्र की बात करते हैं, हम यहाँ पर जाएं बाहर की तरफ तो ज्यादातर क्षेत्रों में आपको क्या मिलेगा, खेत मिलेंगे, खेत खलियान ज्यादा मिलेंगे। आपको यहाँ पर विनिर्माण उद्योग नहीं मिलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बहुत कम मिलेगी। हम कहीं गांवों में घूम रहे हैं या रास्ते पर घूम रहे हैं और हम नहीं देखेंगे कि वहां पर कोई उद्योग लगा हुआ, बिस्किट बनाने का कारखाना हो चाहे जूस बनाने का कारखाना, वहां पर नहीं मिलेगा। कारण कि उस क्षेत्र विशेष, वो आर्थिक जो क्षेत्र है, उस आर्थिक क्षेत्र की विशेषता कृषि है। तो कृषि वाले क्षेत्र में हमें कृषि जैसी सुविधाएं ही देखने को मिलेगी। तो जैसे कहा गया कि किसी देश प्रदेश के कृषि, उद्योग, खनन, परिवहन और व्यापार की आर्थिक क्रियाओं के सम्मिलित रूप को हम क्या करते हैं, आर्थिक भूदृश्य कहते हैं। और किसी प्रदेश के आर्थिक भूदृश्य में विभिन्न प्रकार के अर्थतंत्र मिलते हैं। तो एक आर्थिक भूदृश्य ले लिया, जैसे कि हमने आर्थिक भूदृश्य जो ले लिया राजस्थान का ले लीजिए, तो राजस्थान के अंतर्गत आपको विभिन्न
अर्थतंत्र मिलेंगे, वहां पर आपको पशुपालन भी मिलेगा, वहां पर खनन भी मिलेगा, परिवहन भी मिलेगा, व्यापार भी मिलेगा। इन सभी अर्थतंत्रों में या क्रियाओं में एक क्रिया या कभी-कभी एक से अधिक क्रियाओं की प्रधानता पाई जाती है। सभी भी मिल सकता है, या फिर हो सकता है कि पूरे-पूरे क्षेत्र में आपको कृषि का कार्य मिले, या फिर पूरे-पूरे राजस्थान के अंदर आपको उद्योग का कार्य देखने को मिले। तो ये अलग-अलग प्रकार की विशेषता अलग-अलग क्षेत्र के आधार पर मिलती है। तो प्रमुखता के आधार पर जो आर्थिक भूदृश्य के कई रूप देखने को मिलते हैं। जैसे कि कहीं पर आपको कृषि भूमि देखने को मिलेगी। हम हमारे पाली की बात कर लेते हैं। पाली सिटी की तरफ जाओगे तो औद्योगिक भूदृश्य मिलेगा। अजमेर की तरफ जाओगे तो व्यापारिक भूदृश्य, बहुत सारे रोडे ही रोडे मिलेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि वो आर्थिक प्रदेश है, उस आर्थिक प्रदेश में कौन-कौन सी क्रियाएँ होती है। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पर कृषि भूदृश्य मिलेगा। खेत, फसलें, सिंचाई के साधन, बाग-बगीचे दिखाई देंगे। ऐसा क्षेत्र जहाँ पर औद्योगिक इकाई, कारखाने दिखाई देते हैं तो उसे हम औद्योगिक भूदृश्य कहेंगे। पाली जाके देख लीजिए। एक ऐसा क्षेत्र होगा वहाँ पर रेलवे जंक्शन, जैसे मारवाड़ जंक्शन की बात कर लें, या फिर आपके कोई भी जंक्शन की बात कर लेते हैं। तो हर एक क्षेत्र में अलग-अलग प्रकार के भूदृश्य पाए जाते हैं। और ये भूदृश्य जो है वो गत्यात्मक तत्व है। गत्यात्मक का अर्थ होता है ये डायनामिक, ये बदलते रहते हैं। जरूरी नहीं है कि आज जहां पर खेती हो रही है तो आने वाले समय में भी वहां पर खेती ही होती रहेगी, या यहाँ जहां पर उद्योग धंधे लगे हुए हैं तो आने वाले समय में भी वो औद्योगिक क्षेत्र होगा, वहां पर परिवर्तन भी आ सकते हैं। वो शैक्षिक नगर भी बन सकता है, वो छावनी नगर भी बन सकता है, या फिर हो सकता है कि वहां पर कृषि कार्य शुरू कर दिया जाए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो बताता है कि हम जो इस उपगम के अंदर जब आर्थिक भूदृश्य की जो संकल्पना है कि आर्थिक भूदृश्य होता है, आर्थिक भूदृश्य का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। फिर है आर्थिक विकास की कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि हमेशा जो विकास होता है तो निचली स्थिति से उच्चली स्थिति की ओर जो गति होती है तो उसे हम विकास कहते हैं। छोटा है, बड़ा व्यक्ति बन गया, विकास कर रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। गांव कस्बे में बन रहा है, कस्बे शहर में बदल रहे हैं। तो विकास जो है उसमें केवल एक ही तत्व नहीं देखा जाता है, बहुत सारे आयाम देखते हैं। उसमें आर्थिक क्रियाएं भी बदलती है, उसका भी विकास होता है, सामाजिक विकास भी होता है, सांस्कृतिक, राजनीतिक, संस्थागत, पारिस्थितिकीय, नैतिक, हर प्रकार का विकास होता है। तो विकास क्या है कि वह प्रक्रिया है जो जनता की आर्थिक स्थितियों में सुधार होता है, मानव कल्याण में वृद्धि लाता है और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाता है। कोई व्यक्ति के रहन सहन का ढंग बदल गया, वह मानव कल्याण पर जोर देने लगा, ज्यादा से ज्यादा कह सकते हैं कि धार्मिक कार्य आयोजन करवाता है, या फिर कह सकते हैं दान कार्य करने लग जाता है, उसका रहन सहन का ढंग बदल गया, आर्थिक स्थिति में सुधार आया, तो हम क्या करेंगे, आदमी ने काफी विकास किया। तो ये जो विकास होता है ये सामाजिक तथा आर्थिक दशाओं में गुणात्मक परिवर्तन लाता है, और उसके साथ साथ मात्रात्मक बदलाव। करोड़पति था अरबपति बन गया, बुरा आदमी था अच्छा व्यक्ति बन गया, बुरा था अच्छा बन गया। बुराई और अच्छे को हम काउंट नहीं कर सकते, कितना बुरा था या कितना अच्छा था, किलो, आधा किलो, आधा मीटर। गुणात्मक, हम गुणात्मक में नाप नहीं सकते, मात्रात्मक में हम माप सकते हैं। ये क्वालिटेटिव, ये क्वांटिटेटिव। तो विकास दोनों ही प्रकार से होता है। आर्थिक विकास का अर्थ है कि वास्तविक जो राष्ट्रीय आय है वो प्रति व्यक्ति जो आय है उसमें वृद्धि। क्योंकि हम आर्थिक भूगोल पढ़ते हैं तो हम यहाँ अर्थ की बात करेंगे। तो यदि किसी अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो रही है तो हम कह सकते हैं कि विकास। भारत की अर्थव्यवस्था में जीडीपी की ग्रोथ घट गई, साढ़े 23 के आसपास पहुंच गई, तो हमने क्या सोचा कि भारत का विकास रुक गया है, भारत विकास नहीं कर रहा। तो ये विकास के आयाम है। तो विकास जो है, आर्थिक विकास, ये गत्यात्मक होता है, डायनेमिक होता है, बदलता रहता है। इसके अंतर्गत किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक जो राष्ट्रीय आय है वो दीर्घकालीन संदर्भ में बढ़ती रहती है। ठीक है, तो इस आधार पर हम दो प्रकार के देशों को रखते हैं, एक होता है विकसित और एक होता है विकासशील। एक तो डेवलप्ड हो गए, एक डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। तो आप सोचिएगा कि हम डेवलप्ड हैं या डेवलपमेंट की ओर जा रहे हैं। तो ये है आर्थिक विकास की संकल्पना। फिर है संसाधन की संकल्पना।
रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज क्या होते हैं इसको वापस एक बार रिवाइज जरूर करेंगे, लेकिन यहाँ पर समझ लेते हैं जो मनुष्य के लिए उपयोग में आता है वो रिसोर्सेज है, काम में नहीं आता तब तक रिसोर्स नहीं है। तो वह तत्व जो मानव के उद्देश्य और आवश्यकताओं की पूर्ति करता है संसाधन कहलाता है। कोई भी पदार्थ संसाधन की श्रेणी में तभी रखा जा सकता है जब वह मनुष्य की किसी न किसी आवश्यकता या उद्देश्य की पूर्ति करता हो या पूर्ति करने में सक्षम हो, तो हम उसे क्या करते हैं, संसाधन की श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। तो कोई भी वस्तु अपने आप में संसाधन नहीं होती है कि रेत पड़ी है और वो संसाधन है, नहीं। रेत का उपयोग जब तक मनुष्य ने नहीं किया तब तक वो संसाधन नहीं है। तो संसाधन होने के लिए जरूरी है कि संसाधन मनुष्य के लिए, या संसाधन तब तक नहीं होंगे जब तक मनुष्य के काम नहीं होंगे। तो जो संसाधन होते हैं वो होते नहीं है बल्कि बनते हैं। कब बनते हैं? जब मनुष्य ने उसका उपयोग शुरू किया। ठीक है, तो संसाधनों को हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो प्राकृतिक, जो प्रकृति ने दी है, जो मानवीय, जो मानव ने बनाया। अब प्रकृति ने हमें भूमि दी, जल, वायु, मिट्टी, चट्टाने, खनिज पदार्थ, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक वनस्पति, वसु, ये सब प्राकृतिक संसाधन। फिर हम बात करते हैं मानवीय संसाधन कौन से हैं। तो मानवीय संसाधन, मानव ने जनसंख्या दी, ज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रदान की, ये ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन। इसी प्रकार से सांस्कृतिक भूदृश्य, जैसे कि उसने घर बनाए, सड़कें बनाई, बांध बनाए, खेत बनाए, कृषि फसलें बनाई, कारखाने बनाए और कार्यालय बनाए, ये हो गए कौन से संसाधन? ये होंगे आपके मानवीय संसाधन कह दीजिए। ठीक है, तो संसाधन दो प्रकार के, एक प्राकृतिक, एक मानवीय संसाधन। नेक्स्ट जो संकल्पना है वो है संसाधन प्रबंधन और संरक्षण की संकल्पना, कॉन्सेप्ट और रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन। संसाधन है लेकिन क्या बने रहेंगे, ये डिपेंड करता है कि हम उसका प्रबंधन किस प्रकार से करते हैं और हम उसको कैसे कंजर्व करते हैं। तो जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता जा रहा है, सामाजिक आर्थिक आवश्यकताएं बढ़ रही है, तकनीकी बढ़ रही है, उपयोगिता और आवश्यकता भी बढ़ रही है, और पर्यावरण संरक्षण भी आवश्यकता है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का व्यवस्थीकरण करना, अर्थात किसी संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग का ऑप्टिमम यूज किस प्रकार से किया जा सकता है कि हम उन संसाधनों का कैसे या इस प्रकार से उपयोग करें कि वो संसाधन बहुत अधिक से अधिक काम आए, कम से कम खर्च हो, ज्यादा से ज्यादा काम आए। पेट्रोल का उदाहरण लिया जा सकता है। अनुकूलतम उपयोग किस प्रकार से है कि कम से कम पेट्रोल में या ज्यादा से ज्यादा, अगर अब पेट्रोल को बचाना है तो हम किस प्रकार से उसमें प्रयोग, हम कह सकते हैं कि पेट्रोल के रिसोर्सेज तो हम बढ़ा नहीं सकते, प्राकृतिक रिसोर्सेज तो उतने ही है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम तकनीकी में बदलाव ला सकते हैं या विकल्प ढूंढ सकते हैं। और विकल्प क्या है पेट्रोल का? या फिर तो आप बायोडीजल ढूंढिए, या फिर हम तकनीकी में सुधार कर लीजिए कि 1 लीटर पेट्रोल के अंतर्गत अगर बाइक जो है 50 किलोमीटर चल रही है, तो हो सकता है कि हम ऐसी बाइक बनाएं कि वह 1 लीटर पेट्रोल में 200 किलोमीटर चले। तो हमने क्या किया, उसका अनुकूलतम प्रयोग किया, हमने उसको ज्यादा उपयोगी बनाया, कम से कम खर्च में ज्यादा से ज्यादा उसका लाभ प्राप्त करने की कोशिश की। तो इस प्रकार से हम अनुकूलतम उपयोग करके संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, तो संसाधन संरक्षण है वो संसाधनों का प्रबंधन क्या, लिमिटेड इस संसाधन संरक्षण को हमने जिस प्रकार से पढ़ा कि संसाधन संरक्षण का अर्थ ये कदापि नहीं है कि हम संसाधनों का उपयोग करना बंद कर ले। ये इसका अर्थ न होकर संसाधनों का उपयोग करें, लेकिन ये जो उपयोग है, ये उपयोग हम इस प्रकार से करें कि वे संसाधन ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए उपलब्ध रहे और ज्यादा से ज्यादा समय तक उपलब्ध रहे, ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए उपलब्ध रहे और ज्यादा से ज्यादा समय तक उपलब्ध रहे, वो संसाधनों का संरक्षण है। तो
संसाधनों के अधिकाधिक समय तक अधिकाधिक मनुष्यों के लिए अनुकूलतम अनुकूलतम हाँ वास्तव में जरूरत है आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, वो है संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण का अर्थ है मितव्ययता, अनावश्यक और अंधाधुंध प्रयोग न करें, अवांछित प्रयोग या दुरुपयोग को कम करें, समुचित प्रयोग करें और वर्तमान के साथ साथ भविष्य में उसका उपयोग बना रहे। ये भावना संसाधन संरक्षण कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, जो है संपोषणीय विकास की संकल्पना, मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये कहां से आई? तो 1980 के दशक में ये प्रकाश में आई। पर्यावरण और विकास विषय पर 1987 में ब्रटलैंड में एक सम्मेलन होता है जिसे ब्रटलैंड सम्मेलन या ब्रटलैंड कमीशन कहा जाता है, उसकी रिपोर्ट होती है। उसमें सबसे पहले बार इस वर्ड का प्रयोग किया गया है कि वास्तव में संपोषणीय विकास या सतत पोषणीय विकास होता क्या। ठीक है, तो ऐसी प्रणाली अपनाने पर इसमें बल दिया जाता है कि भावी पीढ़ियों के विकास पर भी आंच ना आए। हम कैसे भी जिए या कैसे भी हम उपयोग करें संसाधनों का, लेकिन आने वाली पीढ़ी को ध्यान रखें। क्या उनके लिए ये संसाधन उपलब्ध रहेंगे कि केवल हम अपना अपना ध्यान रख रहे हैं कि हमारा काम बन जाए, बाकी अपना काम बनता और बाकी क्या हो जनता का वो आप ही जाने। तो संपोषणीय विकास का अर्थ है ऐसी विकास पद्धति जिसके द्वारा हम भावी पीढ़ियों की, आने वाली जो पीढ़ियां हैं, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति से किसी प्रकार से समझौता ना हो और वर्तमान की आवश्यकता भी पूरी हो। तो इस प्रकार से ये कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं। ये संकल्पना केवल पर्यावरण और संसाधन संरक्षण पर ही बल नहीं देती, बल्कि संसाधनों के विकास पर भी बल देती है, वृद्धि पे बल देती है। आप रिसाइकल करो, रीजनरेट करो और रिड्यूस करो, पुनर्चक्रीकरण करो, पुनः उपयोग करो और नए विकल्पों को ढूंढे। तो इसके लिए टिकाऊ विकास शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। लंबे समय तक चलने वाला विकास, स्थिर विकास, विकास स्थिरता का साथ, स्थायी विकास, सतत पोषणीय विकास, ऐसी शब्दावलियों का भी प्रयोग इसके साथ किया जाता है। तो ये हमारे मानव समाज की तत्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी करे और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी विकास का आधार प्रस्तुत हो, इस प्रकार का कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं। नेक्स्ट जो है आर्थिक प्रदेश की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक रीजन। अब इकोनॉमिक रीजन क्या होता है? ऐसा क्षेत्र जिसके अंतर्गत विद्यमान आर्थिक क्रियाओं, संसाधनों, आर्थिक विकास के स्तर, वहां की उत्पादन पद्धतियों, आर्थिक भूदृश्य में समानता देखने को मिले। पूरे क्षेत्र में जाओ, कृषि ही कृषि देखने को मिलती। पूरे क्षेत्र में चले जाओ, आपको लौह इस्पात उद्योग मिल रहा है या आपको औद्योगिकरण या औद्योगिक क्षेत्र देखने को मिलता है। ऐसा क्षेत्र मिलता है जहां पर फूलों की खेती की जाती है। ऐसा क्षेत्र मिलता है वहां पर पर्यटन की क्षेत्र ही विकसित है, या ऐसा क्षेत्र मिलता है जहां पर यातायात के साधनों का भंडार है। तो ये वो एक आर्थिक क्षेत्र है। तो उस आर्थिक प्रदेश जो भूदृश्य मिलता है, उसे हम आर्थिक प्रदेश या आर्थिक भूदृश्य कहते हैं। इसके सीमांकन हेतु आर्थिक मापदंडों का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि वहां पर जो उपलब्ध जो संसाधन है उसका प्रयोग किस प्रकार से किया जा सकता है, वहां पर विकास का स्तर किस प्रकार का है, वहां पर कृषि की जाती है, उद्योग किया जाता है या व्यापार किया जाता है, प्रौद्योगिकी स्तर वहां पर किस प्रकार का है, वहाँ के लोगों की प्रति व्यक्ति आय, जनसंख्या कितनी रहती है, सामान्य जीवन स्तर किस प्रकार का, उपयोग का स्तर किस प्रकार का। क्षेत्र काफी बड़ा है, लेकिन रहने वाले लोग नहीं है। दक्षिण अमेरिका की बात कर सकते हैं, प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं, लेकिन वहाँ का उपयोगकर्ता नहीं है। तो ये कई कारण हो सकते हैं। इन सभी कारणों के आधार पर हम एक आर्थिक विकास या फिर आर्थिक प्रदेश की संकल्पना को प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये था हमारा अध्ययन, जिसके अंतर्गत हमने आर्थिक भूगोल की विभिन्न संकल्पनाओं के बारे में पढ़ा। तो इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न आता है तो आशा करता हूं कि आप अच्छी तरीके से इसका जवाब दे पाएंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।